हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। साइंस एंड टेक के बाद हम एनवायरनमेंट वाला सेक्शन शेयर करेंगे। हम कर रहे हैं अ, परीक्षा मंथन ईयरली मैगजीन, जो कि हिंदी मीडियम वाला है। ये नेक्स्ट जो भी आएगा परीक्षा मंथन का, क्योंकि ये ईयरली वाला जो है वो बस हिंदी में ही आता है और ये मैगजीन अच्छी है तो मैंने इसको कवर करने का कोशिश किया। और इसका मैंने पूरा एक सीरीज बना दिया है, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया, मैं आपको उस प्लेलिस्ट की ओर पहले लेकर जाता हूँ। ये मेरा यूट्यूब है, ये मेरा चैनल है, इसमें 53 सब्सक्राइबर्स हैं, 62 वीडियोस हैं अभी तक। ये मेरा ये फिर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे है, ये आपका परीक्षा मंथन मैगजीन है। अभी तक कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 19 वीडियोस हैं इसके अंदर। इसको जब मैं कर दूंगा तो ये 20वां वीडियो हमारा होगा, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत की वैश्विक पहल और संरक्षण नैरेटिव को आगे बढ़ाने का प्रयास। चेंज कर लेते हैं कलर। ओके फाइन। दिसंबर 2025 में भारत ने बिग कैट के पर्यावास वाले सभी देशों से आग्रह किया कि वे 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले वैश्विक बिग कैट सम्मेलन तथा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हों। यह कदम न केवल भारत की वन्य जीव संरक्षण वगैरह को मजबूत करेगा। इसका उद्देश्य देख लीजिए। स्थापना वर्ष कब है? 2023। ओके। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि 7 प्रजाति हैं, याद रखिए इसको। उनके पर्यावासों के संरक्षण हेतु, उनके मतलब कि उनका जो घर है उनको संरक्षित करने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ये सब एग्जाम में फंसाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मुख्यालय डाल देगा कहीं अफ्रीका का कोई नेशन, आप सोचोगे अफ्रीका में तो चीता मिलता है, वहीं मार दोगे। भारत में है स्थित। यह एक बहुराष्ट्रीय एवं बहु एजेंसी गठबंधन है। 7 बिग कैट की जो प्रजातियां हैं वो इस तरीके से हैं। पहला आपका बाघ है, दूसरा शेर है, तीसरा तेंदुआ है, चौथा हिम तेंदुआ है, 5वां चीता है, 6ठा जगुआर है, 7वां प्यूमा है। और भारत में केवल पहली 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये दोनों भारत में नहीं पाई जाती है, ठीक है, जगुआर और पूमा। अब तक 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन IBCA में शामिल होने पर सहमत हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व हाल ही में पहले अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट बाघ स्थानांतरण, ठीक है, टाइगर का रिलोकेशन और देश के दूसरे बाघ स्थानांतरण के तहत एक बाघिन को मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से लगभग 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के बूंदी में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में हवाई मार्ग से लाया गया। विदित हो कि विश्व के कुल बाघों का लगभग 80% बाघ भारत में पाए जाते हैं। ये सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये विषधारी टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। पेंच टाइगर रिजर्व कहा जाता है? MP में पाया जाता है। सॉरी, MP में है, पाया नहीं जाता है। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बारे में है कि राजस्थान के बूंदी जिले के साथ भीलवाड़ा जिले में भी विस्तृत है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब उतना डिटेल में हम लोग याद रख नहीं पाएंगे। इसके उत्तर पूर्व में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिण में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करने के लिए स्थित है। विदित हो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व एवं मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान के प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज लिख लें, मार्क कर लें। जितना टाइगर रिजर्व है सारा आपको याद रखना है, ओके। एक मैं वीडियो उसमें बनाऊंगा टाइगर रिजर्व को लेकर के, बहुत ही अच्छे तरीके से टिक लगा करके पूरा वीडियो रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वो वाला वीडियो। यह मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व है, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में है, ठीक है। उतना डिटेल में नहीं पूछेगा। पेंच नदी के नाम पर रखा गया, जो उत्तर से दक्षिण रिजर्व होकर प्रवाहित होती है। इसमें पेंच नदी
इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि कौन सी नदी जो वाटर बॉडी है उससे होकर के गुजरती है उस टाइगर रिजर्व से। तो ये पेंच इंपॉर्टेंट है ऐसे एग्जाम्स के लिए जो स्टेटमेंट वाइज पूछते हैं। उत्तर से दक्षिण तक रिजर्व से होकर प्रवाहित होती है। इसमें इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान नेशनल गार्डन, पेंच मोंगली अभ्यारण्य और एक बफर क्षेत्र शामिल है। गोवा टाइगर रिजर्व हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय एम्पावर्ड कमेटी सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी ने गोवा में टाइगर रिजर्व बनाने की सिफारिश की, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से करने को कहा ताकि मानव बस्तियों पर कम से कम असर पड़े। गोवा सरकार लंबे समय से इन क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के विरोध में है। उसका मुख्य तर्क यह है कि इससे हजारों स्थानीय लोग प्रभावित होंगे। गोवा में कोई स्थानीय बाघ नहीं है, बल्कि सिर्फ ट्रांजिट आते जाते बाघ हैं। वही पर्यावरण संगठन और विशेषज्ञ इसे पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण बाघ कॉरिडोर को बचाने के लिए जरूरी बता रहे हैं। आगे आइए, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगापील झील। ओके, ये सब कहाँ है? हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय 52वां, उदयपुर झील 93rd, गोगापील झील 94th को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नाम याद रखें, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखें। ओके, इनको जोड़ने के बाद भारत में कुल 94 रामसर स्थल हो गए हैं। अभी शायद और भी जुड़ के मुझे लगता है 100 पार हो चुका होगा, क्योंकि आजकल हर रोज रामसर साइट ही घोषित किया जाता है। विदित हो कि गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, जबकि गोगापील कटिहार जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, निश्चित आएगा ये एग्जाम में, हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में नहीं आएगा। एडीओ का एग्जाम में ही आप इसको देख लेंगे। रामसर अभी समय के बारे में 1971 में ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं पर ये हुआ था। इसे ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया, 1975 में लागू किया गया। ओके, 1971 1975 में लागू किया गया। ओके, इसके अंतर्गत विवेकपूर्ण उपयोग को आर्द्रभूमि मतलब कि लेक्स वगैरह जो है वेटलैंड उसको बचाने का संकल्प लेता है। भारत का एकमात्र मिट्टी का ज्वालामुखी फटा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाराटांग द्वीप पर स्थित एकमात्र मिट्टी का ज्वालामुखी मड वोल्केनो अक्टूबर 2025 को 2 दशकों से अधिक की निष्क्रियता के बाद फट गया। यह आखिरी बार 2005 में फटा था। यह ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर सड़ रहे कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न मीथेन गैस के दबाव के कारण फटता है और लावा की जगह मिट्टी, पानी और गैसें उगलता है। यह भारत का एकमात्र मिट्टी का ज्वालामुखी है और पर्यटन के साथ साथ भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये इसका नाम याद रखेंगे कि भारत का ये नाम कहाँ गया हमारा, एकमात्र मिट्टी का ज्वालामुखी मड वोल्केनो अक्टूबर 2007। ओके, बाराटांग द्वीप पर स्थित भारत का एकमात्र मड वोल्केनो, बाराटांग द्वीप याद रख लेंगे, बाराटांग आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। इतना काफ़ी हो जाएगा क्योंकि नाम स्पेसिफिक दिया नहीं है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 अक्टूबर 2025 में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 के अनुसार भारत ने कुल वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर 9वां स्थान हासिल किया है। भारत ने वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि में विश्व स्तर पर अपने तीसरे स्थान को बनाए रखा है। ओके, वन क्षेत्र के हिसाब से शीर्ष देश रूस, उसके बाद ब्राज़ील और कनाडा है। भारत का वन क्षेत्र 72.7 मिलियन हेक्टेयर है। ओके, भारत का स्थान कितना है इसमें? 9वां स्थान है, ठीक है, लेकिन वृद्धि के मामले में ये 3rd पे है। ओके, ये GFRA है क्या? हर 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है और यह आधिकारिक राष्ट्रीय डेटा के आधार पर वैश्विक वन संसाधनों का आकलन करता है। वन संरक्षण से संबंधित भारत की प्रमुख पहलें: वन संरक्षण अधिनियम 1980 या गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है और इस तरह के उपयोग के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी सुनिश्चित करता है। 1972 वाला है,
यह वन्य जीव प्रजातियों के उनके आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1988 का, भारत की कुल भूमि का 33% क्षेत्र वन और वृक्ष आवरण के तहत लाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे हर बार आता है 2-3 साल के अंदर, उसमें यही है भारत का लक्ष्य कि 33% इसको बढ़ाकर करना है। वन अधिकार नियम 2006 जो है, ये मुझे लगता है कि वनवासी जो थे ट्राइबल ग्रुप्स को, उनको सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं इसको। ठीक है, सेक्रेड ग्रुप सोसाइटी के अंदर यूपीएससी में हम लोगों को पढ़ना होता है, सेक्रेड ग्रुप्स। आगे आते हैं, ग्रीन वॉशिंग क्या? ग्रीन वॉशिंग बेसिकली समझो कि कोई कंपनी जो है अपना एजेंडा चला रही होती है। ठीक है, इको फ्रेंडली के नाम से एजेंडा चला रहा होता है, प्रचार कर रहा होता है, जबकि वास्तविकता में उनका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग की परिभाषा, जब कोई कंपनी, संस्था या सरकार अपने उत्पाद, सेवा, नीति को पर्यावरण के लिए अनुकूल बताने का भ्रामक दावा करती है, जबकि वास्तविकता में यह दावा झूठा है। ठीक है, पहली बार 1986 में, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? 16वीं एशिया शेर गन्ना रिपोर्ट 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर कभी नहीं करना है। 21 मई 2025 को गुजरात सरकार ने 16वीं एशियाई शेर गन्ना के आंकड़े जारी किए। इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की अनुमानित संख्या पिछली गन्ना जो हुई थी 2020 के अंदर, उसकी तुलना में 674 से बढ़कर 891 हो गई, जो 32% का वृद्धि दर्शाता है। गुजरात का गिर वन दुनिया में इस प्रजाति का अंतिम निवास स्थान है, जिसे वर्ष 1965 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। गुजरात के राज्य वन विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एशियाई शेरों की गणना की जाती है। यह आकलन प्रत्यक्ष बीट सत्यापन पद्धति का उपयोग करके किया गया। गुजरात सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार पहली शेर गणना 1936 में जूनागढ़ के नवाब द्वारा कराई गई थी। एशियाई शेर के बारे में क्या है? यह शेर की एक दुर्लभ उप प्रजाति है जो मुख्यतः भारत के गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे गिर का शेर और भारतीय शेर भी कहते हैं। विश्व में शेर की केवल 2 प्रजातियां हैं, अफ्रीकी शेर एवं एशियाई शेर। ओके, एशियाटिक लायन जो है, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो पेसिरका। वंश जो है जीनस पैंथेरा है, और कुल जो है फैमिली फेलिडे। उतना याद तो रहेगा नहीं हमें, फिर भी अगर याद रहता है तो रख लिए, साइंस में काम आएगा। गुजरात में गिर वन एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। संरक्षण स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति से IUCN की रेड लिस्ट में क्या है? इंडेंजर्ड है ये। मार्च 2025 में प्रोजेक्ट लायन के लगभग 27.71 करोड़ रुपए मंजूर किए। गुजरात के जूनागढ़ जिले के वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की स्थापना भी शामिल है। डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN ने औपचारिक रूप से मान्यता दी। तमिलनाडु सरकार द्वारा ये स्थापित किया गया था। हाल ही में IUCN के द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दी। विदित हो कि ओमकार फाउंडेशन द्वारा इस प्रस्ताव को IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन अबू धाबी में पेश किया गया। इसे पूरी दुनिया के सदस्यों का समर्थन मिला। यह भारत की समुद्री संरक्षण नीतियों और प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और समर्थन प्रदान करता है। डुगोंग क्या है? उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र, मुख्यतः पाक खाड़ी, मन्नार खाड़ी, दक्षिण पूर्वी एशिया। इसका खाना क्या खाता है? ये मतलब एक तरीके से सील, समझते हो सील? समुद्र में जो होता है, जो बोट पे चढ़ जाता है ऐसे करके, मछली लेता है फिर भाग जाता है, उसी तरीके से ये समुद्र का समझ लो कि ये गाय है। ये काव ऑफ सी कह सकते हैं, सी काव कह सकते हो इसको। आओ क्यों ना हम इसको देख ही लें, आखिर डुगोंग ये है क्या? डुगोंग, डुगोंग सी काउस, मैंने कहा था ना सी काउस। रेस्ट्रिक्टली हर्बीवोरस। फोटो दो, फोटो में भी तो आपके लिए मंगवाता हूँ। देखो इसका फोटो भी लाके देगा ये। देखो ये फोटो आपका आ गया है इसका। यहीं पे अगर दे देता तो ज़्यादा सही रहता। देखो ये है आपका सीका।
ये लो सीकाओ ला दिया मैंने आपके लिए। देखो सीकाओ को कितना क्यूट है। सीकाओ देख रहे हो घास वास खा रहा है ये। लाल सूची स्थिति में क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है, विलुप्ति के प्रति संवेदनशील है। शारीरिक लंबाई तो याद नहीं रखना यार, 13-14 कौन प्रजनन कब बच्चा पैदा करता है, ये क्या करेंगे। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया। इसके साथ ही भारत में अब 13 बायोस्फीयर रिजर्व इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में दर्ज हो चुके हैं। मुझे लगता है मैन एंड बायोस्फीयर वाला ये है, मैप वाला में। अभी तक 12 था, कुल मिलाकर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में, इसमें 12 MAB का पार्ट है। यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थलीय बायोस्फीयर रिजर्व है। यह ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में स्थित है। क्योंकि ये यूनेस्को में जुड़ा है तो ये इम्पोर्टेंट है, तो पूछ सकता है आपको कि किस हिमालयन क्षेत्र में स्थित है, तो इसको आप कहेंगे कि ट्रांस हिमालय। और लाहौल स्पीति जिला इसके अंतर्गत आता है। इसमें ये सब उतना डिटेल नहीं जाना है, ऊंचाई वगैरह ये है। इस क्षेत्र में पिन वैली नेशनल पार्क, कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल वेटलैंड और सरचू प्लेन्स आते हैं, ये याद रख सकते हैं। तमिलनाडु का महावत गांव क्या है, तमिलनाडु वन विभाग ने अन्नामलई टाइगर रिजर्व, ATR के कोझी का मुथी हाथी शिविर में दूसरा समर्पित महावत गांव स्थापित किया। यह पहल मधुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व के थेपाकाडू हाथी शिविर में स्थापित होने वाले पहले महावत गांव की सफलता के बाद की गई। ओके ठीक है, ये सब आप देख लो कि महावत गांव कहाँ क्या, तमिलनाडु में इतना काफ़ी है। हरियाणा में वन की नई परिभाषा। हरियाणा सरकार ने डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट के आधार पर वन की आधिकारिक परिभाषा तय की है। राज्य सरकार का दावा, यह परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश और न्यायिक अपेक्षाओं के अनुरूप है, किंतु पर्यावरणविदों का मानना है, इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना है कि ये परिभाषा अत्यधिक संकीर्ण, इससे अरावली क्षेत्र जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे। हरियाणा में कि वन की नई परिभाषा क्या है कि उसका क्षेत्रफल न्यूनतम 5 हेक्टेयर यदि अलग थलग हो, या 2 हेक्टेयर अधिसूचित वनों से जुड़ी हो, कैनोपी घनत्व तो जो है इतना हो, लीनियर प्लांटेशन हो, सड़क नहर और ट्रैकों के आसपास कंपोजिट, खैर उतना डिटेल नहीं है, रहने दो उसको। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय, हेग में स्थित है ICJ का कार्यालय। ये सब ज्ञान ऐसे ही देते हैं, कोई मानता है नहीं इसका, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। काजीरंगा प्रथम तृणभूमि पक्षी सर्वेक्षण। मेरा वीडियो हो चुका है थोड़ा सा लंबा, शॉर्ट रखेंगे वीडियो। मुझे मतलब मेरा टैब मुझे नहीं लगता उतना चार्ज होगा अभी, यहाँ पे बंद करते हैं। पार्ट 2 पार्ट 3 करके लाएंगे, 3-4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया, प्लेलिस्ट है, अगर आपने यहाँ तक देखा है ये वीडियो तो प्लेलिस्ट में जा कर के परीक्षा मंथन मैगजीन के नाम से प्लेलिस्ट है, जा कर के वहाँ पे सर्च करके ये वाला वीडियो देख लेंगे। ठीक है, आगे का जो भी आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।